Hello everyone, welcome back to the lecture video. In this lecture video, we will be discussing about the chapter 2nd of class 8, that is history from trade to territory. In class 8, you will be learning about the modern Indian period after the Mughals. So Aurangzeb was the last powerful Mughal, as you have already studied in class 7th about the Mughals. So as you all know, it all started from Babur, then Humayun came, after that Akbar, Jahangir, Shah Jahan, and after Shah Jahan, his son Aurangzeb came to the throne. He was the last powerful Mughal ruler. After his death, there were Mughal rulers, but they were not powerful as compared to him. They were insufficient and foreign powers got opportunity to establish their rule in India. तो जो औरंगज़ेब की डेथ के बाद इंडिया में फॉरेन रूल्स थे, ब्रिटिशर्स थे, डच थे, पोर्चुगीज़ थे. ब्रिटिशर्स ब्रिटेन से आए थे, डच जो थे नीदरलैंड से आए थे, फ्रेंच जो थे फ्रांस से आए थे और पोर्चुगल से पोर्चुगीज़ आए थे. तो ये 4 फॉरेन कंट्री के ट्रेडर्स यहाँ पर ट्रेड करने आए थे. उसमें से सबसे जो कनिंग थे और सबसे पावरफुल थे वो थे ब्रिटिशर्स. How these Britishers came to India as traders and then shifted to administration and then to becoming the ruler of this country and ruled us for 190 years. So in this chapter we are going through the history of trade to territory. मतलब व्यापार से कैसे वो इस इंडिया के मालिक बन गए, इसकी ज़मीन के मालिक बन गए, ये हम पढ़ेंगे. So after the death of Aurangzeb, later rulers proved to be insufficient and foreign powers got opportunity to establish their rule in India. तो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं. जो ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया जो है वो यूरोप के ईस्ट में है, तो कोई भी वहाँ से कंपनी अगर इंडिया की तरफ आती है तो वो उसे ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता था. 1600 में एक रॉयल चार्टर निकला. चार्टर का मीनिंग होता है एक डॉक्यूमेंट या फिर एक ऐलान या फिर एक कह सकते हैं आपको परमिशन जो ग्रांट करी जाती है किसी प्रोमिनेंट पर्सन के द्वारा. तो यहाँ पर जो उस समय की क्वीन थी उन्होंने चार्टर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, ताकि वो ट्रेड कर सके ईस्ट में, इंडिया में खासकर, और कोई भी और ब्रिटिश कंपनी नहीं करेगी. जबकि डच और फ्रांस आए थे लेकिन वो दूसरी कंट्री के थे, ब्रिटेन से कोई नहीं करेगा. सो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से सामान खरीदती थी और उसे इंग्लैंड में जाकर, यूरोप में जाकर महंगे में बेचती थी. कॉटन और सिल्क प्रोडक्शन इंडिया में बहुत अच्छा था. यह हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले, मशीन्स आने से पहले हाथों से बुनाई, हाथों से कारीगरी जो करी जाती थी, इट वाज वेरी प्रोमिनेंट. तो वो चीज़ थी. फिर जो हमारे मसाले हैं, पेपर, क्लोव्स, कार्डेमम, सिनेमम, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत डिमांड में थे यूरोप में, क्योंकि वहाँ पे लोगों को मसालों की एक तरीके से जानकारी नहीं थी. East India Company and its officials accumulated wealth by trade of India and caught attention of other European powers. अब ये जो थे आपके ब्रिटिशर्स जो थे, ये यहाँ से इतना पैसा कमाने लगे कि बाकी लोग भी इन्हें देखते लगे, जो यूरोप के लोग थे. English East India Company had to compete with other European companies such as French, Dutch and Portuguese. The spelling of French is wrong. French it would be. Because of the powerful naval force, British won over the European powers and became the champion of struggle of monotony of trade. Monotony का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल. तो इतने सारे उनके एक तरीके से अगेंस्ट थे, फ्रेंच थे, डच थे, पोर्चुगीज़ थे, लेकिन ब्रिटिशर्स की नेवी बहुत स्ट्रांग होने के कारण वो सब लोग रास्ते से साफ हो गए थे. इंग्लैंड ने, ब्रिटिशर्स ने उनको हरा दिया था एंड दे वर द ओनली वन लेफ्ट टू ट्रेड इन इंडिया. ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने बहुत सारा ट्रेड किया और 1608 यानी कि अपने आने के 8 साल बाद एक फैक्ट्री सेटअप करी सूरत में, जो पहली इंग्लिश फैक्ट्री भी थी. लेकिन सबसे बड़ी उनकी जीत तब हुई जब उन्होंने बंगाल में ट्रेड शुरू किया. बंगाल में हुगली रिवर के एक तरीके से फ्रंट पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई 1651 में. औरंगज़ेब इशूड अ फरमान ग्रांटिंग द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री. अब औरंगज़ेब ने उस समय इनको फरमान दिया, फरमान मतलब कि एक ऑफिशियल ऑर्डर, कि कंपनी को ट्रेड का अधिकार है ड्यूटी फ्री, मतलब दे डोंट हैव टू पे एनी टैक्सेस. द कंपनी ट्राई टू प्रेस फॉर मोर कंसेशंस एंड मैनिपुलेट एग्जिस्टिंग प्रिविलेजेस. अब जो उनको प्रिविलेज दी गई थी बाय द मुगल एम्परर, उन्होंने उसको और मैनिपुलेट करना चाहा और कंसेशन मांगना चाहा. For trading purposes, the passes were issued to the company officials, but they misused these passes for private trade.
एंड एक्यूमुलेट वेल्थ ऑन द नेम ऑफ द कंपनी। अब देखिए औरंगजेब ने इनको परमिशन दे दी कि ड्यूटी फ्री आप कर सकते हैं, तो ये क्या करते थे, यहाँ का सामान भेजते तो थे इंग्लैंड में, लेकिन कंपनी के नाम पर नहीं, अपने पर्सनल नाम पर भेज देते कुछ कुछ ऑफिशियल्स। और वो क्या होता था, फिर वो बेचते थे और पूरा प्रॉफिट उनका। तो एक तो उनको तनख्वाह मिलती थी, दे यूज टू गेट पेड बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, दे देमसेल्फ ऑल्सो ट्रेडेड ऑन देयर ओन, एंड बाय दैट they were able to earn a lot of money. Soon, because of private trade companies suffered and went into losses, to cure this anomaly, British government makes strict rules. अब जब जितने एक ऑफिशियल्स थे जो अपने खुद के लिए कमा रहे थे, खुद के लिए यहाँ से चीज़ें बेच रहे थे और ख़रीद रहे थे और यूरोप में जाके बेच रहे थे उन्हें, तो कंपनी को घाटा होने लगा। और कंपनी जो वहाँ पर थी यूरोप में, ब्रिटेन में, उनको शक होने लगा। इस वजह से उन्होंने अपने जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट कर दिए। हाउ डिड ट्रेड लीड टू बैटल्स? अब ये सब व्यापार चल रहा था, हाउ इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बैटल्स, और यहाँ लड़ाइयाँ कैसे हुई और ब्रिटिशर्स जो थे हमारे ऊपर कंट्रोल कैसे कर पाए। तो आइए देखते हैं। औरंगज़ेब की डेथ के बाद जो बंगाल था नवाब का, उन्होंने अपने आप को फ्रीडम घोषित कर दी थी, दैट दे आर नॉट अंडर एनी मुगल एम्परर एंड दे हैव देयर पावर एंड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है उनकी खुद की पावर थी। ही वॉज रूलिंग द बंगाल kingdom on alone. He was ruling the Bengal area on his own. The Nawabs of Bengal refused to grant the company concessions as it was making the revenue from Bengal trade less profitable. अब देखिए रेवेन्यू सिस्टम, कोई भी नवाब था तो वो वहाँ के लोगों से टैक्स इकट्ठा करता था। टैक्स इकट्ठा करके तभी उसके एक तरीके से कह सकते हैं खजाने में जाएगा। जैसे आजकल होता है वी पे टैक्सेस एंड गवर्नमेंट यूज दैट बजट टू सर्व अस। बट उस समय क्या होता था, राजा जो था टैक्स कलेक्ट करता था, नवाब टैक्स कलेक्ट करते थे एंड दे यूज टू लिव ऑन दैट मनी। बट ड्यू टू द कंसेशंस गिवन टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बाय द मुगल एम्परर, औरंगजेब ने उनको बिल्कुल ड्यूटी फ्री कर दिया था कि आप तो दोगे नहीं टैक्स। तो बंगाल के नवाब को ये अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कंपनी को कंसेशंस देने से मना कर दिया। द ब्रिटिश वॉन्टेड द ड्यूटीज़ टू बी अबॉलिश बट बंगाल नवाज रिफ्यूज्ड। अब जो ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, दे वांटेड दैट उनको फ्री ट्रेड मिले और टैक्सेस जो उनको पे करने पड़ते थे, कस्टम ड्यूटी एक तरीके से, वो उनको ना पे करनी पड़े। बट नवाब रिफ्यूज्ड। ब्रिटिश ऑफिशियल न्यू द कंडीशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन बंगाल एंड ट्राइड देयर ऑटोनॉमी बाय यूज ऑफ फोर्स। और यही चीज़ एक तरीके से आगे बढ़कर बातों से चलकर किस में पहुंच गया, लड़ाइयों में। सबसे बड़ी बैटल जो स्टार्टिंग बैटल है जिसने एक तरीके से ब्रिटिश एम्पायर को इंडिया में एंटर कराने की बिल्कुल स्टार्टिंग पोजीशन जिसे कह सकते हैं, दैट इज़ द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी जो जगह है वो बिहार वाले इलाके में है आपके, एंड ट्रेडिंग राइट्स नहीं दिए गए थे ब्रिटिशर्स को। सो ऑन 23 जून 1757, रिमेंबर द डेट, 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हुई। और ये पहली वॉर थी जो इंग्लैंड ने या फिर इंग्लिश ने इंडिया में लड़ी थी और जीती थी। अब देखिए बैटल क्यों हुई। अलीवर्दी खान जो कि नवाब था बंगाल का, उसका जो सक्सेसर था दैट वाज सिराजुद्दौला, और वो बिल्कुल पसंद नहीं करता था ब्रिटिशर्स को, एंड ही वांटेड ब्रिटिशर्स टू पे द टैक्सेस टू हिम बट ब्रिटिशर्स वांटेड कंसेशन। तो ये एक तरीके से कॉन्फ्लिक्ट हो गया उनके बीच में। तो कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया अपनी तरफ से लड़ने के लिए कंपनी की आर्मी के हेड के रूप में, और सिराजुद्दौला से उनकी फ़ाइट हुई प्लासी में। सिराजुद्दौला को प्रॉब्लम यह हुई कि उसके पास इतनी बड़ी आर्मी होने के कारण भी एक इंसान की वजह से, जो कि उसका कमांडर था एक फोर्स का जिसका नाम था मीर जाफ़र, मिल गया रॉबर्ट क्लाइव से, बिकॉज ही वांटेड टू बिकम द नेक्स्ट नवाब। सो रॉबर्ट क्लाइव विद द हेल्प ऑफ मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला को उसने हरा दिया बैटल में। मीर जाफ़र को प्रॉमिस किया गया था कि उसको नवाब बना दिया जाएगा, तो मीर जाफ़र को बना दिया गया नवाब, बट वो एक पपेट रूलर की तरह काम करा। पपेट रूलर का मतलब होता है कि कंपनी की बात सुनेगा, इसलिए बनाया। लेकिन एज पार द डील ऑफ मीर जाफ़र बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल आफ्टर द डिफीट एंड डेथ ऑफ सिराजुद्दौला, बट ही वॉज नॉमिनल हेड ऑफ द बंगाल एंड द एक्चुअल पावर रिमेन्ड इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश। तो यही मैं कहना चाह रहा था, ही वॉज अ पपेट रूलर। This is the Indian map after the death of Aurangzeb, you can say that. This is the area of Bengal and Bihar. This is Oudh. So basically it is after the death of Aurangzeb and much after then the battle of Plassey as well as after the battle of Buxar. So as you can see, आपको यहाँ दिख रहा होगा Oudh region कौन सा है, बंगाल region कौन सा। So after the battle of Plassey, we had a battle of Buxar.
बक्सर भी एक तरीके से बिहार रीजन के में ही आता है। अब ये क्यों लड़ी गई पहले जानते हैं। सो आफ्टर डिफीट एट प्लासी सिराजुद्दौला को तो मार दिया गया और मीर जाफर को, जिसने हेल्प करी थी रॉबर्ट क्लाइव की, उसको बना दिया गया नया नवाब। बट ही वॉज जस्ट अ पपेट। बट लेटर ऑन ही ऑल्सो रजिस्टेड और उसने भी ब्रिटिशर्स के साथ थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए। तब उसे हटाकर मीर कासिम को बना दिया गया था नया नवाब ऑफ बंगाल। बट मीर कासिम डिनाइड द प्रिविलेजेस गिवन टू ब्रिटिशर्स। तो ब्रिटिशर्स को जो ट्रेड प्रिविलेजेस मिल रही थी मीर कासिम ने वो देने से मना कर दिया। ब्रिटिशर्स को प्रिविलेज थी, ट्रेड ड्यूटी फ्री मिलती थी, उनको कोई ड्यूटी नहीं देनी पड़ती थी, ठीक है, और बाकी लोगों को देनी पड़ती थी जो वहाँ पे ट्रेड करते थे। बट मीर कासिम अबॉलिश द ट्रेड ड्यूटी फॉर एवरीवन एंड ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर। अब देखिए उसने क्या किया, मीर कासिम ने ट्रेड ड्यूटी सबके लिए अबॉलिश कर दी और जो कि ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट के खिलाफ था। इन दिस बैटल मीर कासिम द नवाब ऑफ बंगाल। अब मैंने एक आपको मैप दिखाया था, उसमें औध दिखाया था, औध मतलब अवध। तो उसके नवाब कौन थे? सुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे जो बैटल ऑफ प्लासी में हार गए। सुजाउद्दौला जो थे नवाब ऑफ अवध थे और शाह आलम उस समय मुगल किंग थे। इन तीनों ने मिलकर ब्रिटिशर्स को हराने की सोची, लेकिन हेक्टर मुनरो जो कि एक ऑफिसर थे रॉबर्ट क्लाइव के जैसे ही, उन्होंने उसको हरा दिया। इन दिस बैटल ब्रिटिशर्स बिकम विक्टोरियस एंड दे डिसाइडेड टू कंट्रोल द टेरिटरी बाय देयर ओन। अब इस बैटल ने क्या किया? इस बैटल ने ब्रिटिशर्स को और पावरफुल बनाया एंड नाउ दे वांटेड द टेरिटोरियल कंट्रोल। मतलब अब उनको सिर्फ ट्रेड पे हक नहीं चाहिए था, अब जमीन पर भी उन्हें हक चाहिए था। In 1765, the Mughal emperor appointed the company as the Diwan of the provinces of Bengal and they also got the Diwani rights of Bihar and Odisha. अब दीवानी राइट्स क्या होते हैं? एक राजा जो था वो प्रजा से रेवेन्यू इकट्ठा करता था, टैक्स जिसे आप कहते हैं। अब जो मुगल एम्परर शाह आलम था उसने बंगाल और उड़ीसा और बिहार के दीवानी राइट्स किसे दे दिए थे? ब्रिटिशर्स को दे दिए थे। मतलब अब ब्रिटिशर्स के अंडर पूरा टैक्स कंट्रोल था, वो जिससे भी चाहे जितना टैक्स चाहे वो वसूल कर सकते थे। कंपनी ऑफिशियल्स बिकेम नेबॉब्स, तो उनको नेबॉब्स बोला गया। ऑफिशियल्स थे, कंपनी ऑफिशियल्स जो इतना पैसा कमा चुके थे कंपनी ट्रेड से या फिर पर्सनल ट्रेड से अपने, तो उनको क्या बोला जाता था? नेबॉब्स। 1764 में रॉबर्ट क्लाइव जो थे वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बंगाल। अब बंगाल जो था बहुत बड़ा प्रोविंस था, आज का वेस्ट बंगाल नहीं, उसमें उस समय का बिहार का इलाका, बांग्लादेश का इलाका, उड़ीसा का इलाका थोड़ा सा, ये सब आता था, बहुत बड़ा प्रोविंस था। तो उसका गवर्नर बना दिया गया रॉबर्ट क्लाइव को। नवाब्स, एन इंग्लिशाइज्ड वर्जन ऑफ इंडियन वर्ड नवाब, एज ब्रिटिश वर लीडिंग अ लेविश लाइफ सिमिलर टू नवाब्स एंड एवरीवन वाज ऑन द मर्सी ऑफ ब्रिटिश। अब उनको नवाब्स क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये एक इंग्लिश वर्ड है नवाब को रिजेंबल करते हुए, ताकि जैसे नवाब जो थे बहुत ही लाविश लाइफ जीते थे, बहुत ही अच्छी लाइफ जीते थे, द ब्रिटिश ऑफिशियल्स यूज्ड टू हैव द सेम लाइफस्टाइल। कंपनी रूल एक्सपैंडेड। अब ये सब जब चीज़ें हुई, बैटल ऑफ प्लासी हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई, इसने ब्रिटिश कंट्रोल बहुत ज़्यादा कर दिया। द प्रोसेस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम 1757 to 1857 brought forth some key aspects like company rarely launched a direct military attack on unknown territory। अब देखिए इन्होंने एनेक्सेशन करी। एनेक्स करना मतलब किसी चीज़ को हासिल कर लेना, अपने अंडर ले लेना इंडियन स्टेट्स को। और इन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया, इन्होंने बहुत सारी चालें चली, अलग अलग पॉलिसीज़ निकाली, जिससे इन्होंने इन 100 सालों में 1757 जब पहली बैटल ऑफ प्लासी हुई थी तब से 1857 जो कि आखिरी दिन था ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में, तब तक। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर द कंपनी अपॉइंटेड रेजिडेंस इन इंडियन स्टेट्स। अब कंपनी जब बैटल ऑफ बक्सर जीती उसके बाद उन्होंने इंडिया में अपने रेजिडेंस खोल दिए, वहाँ पे लोगों को रहने की परमिशन दे दी ब्रिटिशर्स को। द कंपनी फोर्स द स्टेट्स इनटू सब्सिडरी अलायंस एंड द किंग हैड टू पुट एन आर्मी ऑफ ब्रिटिश। अब सब्सिडरी अलायंस का मतलब ये था कि ब्रिटिशर्स ने वहाँ के नवाब को, वहाँ के रूलर को ये कह दिया कि हमारी फोर्सेस आपकी रक्षा करेंगी, ब्रिटिश फोर्सेस रक्षा करेंगी और आपको हमें पे करना पड़ेगा और आपके ही राज्य में वो रेजिडेंट्स के रूप में भी रहेंगी। सो इट वॉज सब्सिडरी अलायंस। In the case of non-payment to army, the Nawab or the king had to give some parts of its territory। अब देखिए अगर वो पे नहीं कर पाए उन गार्ड्स को जो कि उन्होंने ज़बरदस्ती लगवाए थे नवाब पर, तो उनको ज़मीन देनी पड़ेगी पैसे के बदले। अब जो नवाब ऑफ अवध की मैं बात कर रहा हूँ, जो उस समय कौन थे? सुजाउद्दौला थे। और निज़ाम ऑफ हैदराबाद मतलब हैदराबाद का जो रूलर था
उनको अपनी ज़मीन जायदाद देनी पड़ी ब्रिटिशर्स को अंडर सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, इफ़ यू लुक द इंडियन मैप क्लोजली हेयर, दिस इज द एरिया, इट वॉज टीपू सुल्तान ऑफ मैसूर, दिस इज द एरिया वेयर ही रूल्ड। सुल्तान जो था उसने 1782 से 1799 तक मैसूर पे राज किया। टीपू सुल्तान टुक द हेल्प ऑफ फ्रेंच। अब इसने फ्रेंच की सहायता ली अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए, एंड ही वॉज एबल टू फाइट ब्रिटिशर्स विद दीज मॉडर्नाइज वेपन्स गिवन टू हिम बाय द फ्रेंच। 4 wars happened, fought between Britishers and Mysore, and were known as Anglo-Mysore Wars. एंग्लो यहाँ पे यूज किया जाता है ब्रिटिशर्स के लिए, इंग्लिश के लिए, ठीक है, जो लोग थे। मैसूर वॉर्स कब हुई? 1767, 1780, 1790 एंड 1799। इन 1799 द ब्रिटिश वन द बैटल ऑफ सरिंगपट्टम अगेंस्ट मैसूर। मैसूर यहाँ पर एक तरीके से डिफाइन करता है टीपू सुल्तान के रूल को, और वो हरा दिया गया। सरिंगपट्टनम में उसको हराया गया, और एक तरीके से सरिंगपट्टनम को डिफेंड करते हुए टीपू सुल्तान को मार दिया गया विद द हैंड्स ऑफ ब्रिटिशर्स। सो दिस शोज दैट ब्रिटिश फोर्सेस वर वेरी स्ट्रॉन्ग एट दैट टाइम। सो यू कैन क्लियरली सी ऑन द मैप कन्फेडरेसी। कन्फेडरेसी का मीनिंग होता है अलायंस, मतलब कि बहुत सारे लोग जब आपस में मिल जाते हैं तो मराठा देखो कौन कौन थे। एक तो थे होलकर, जिनके सरनेम के आगे, जिनका सरनेम होलकर था। फिर गायकवाड़ जो गुजरात एरिया में दिख रहे होंगे आपको। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के आसपास सिंधिया थे, तो इन सब का अलायंस था। तो ये सब इकट्ठे होकर बोला जाते थे मराठाज। सो आफ्टर द बैटल ऑफ पानीपत 1761, जिसमें मराठा की लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठा हार गए थे, उसके बाद वो डिवाइड हो गए छोटे छोटे डायनेस्टीज में, जैसे सिंधिया जो कि मध्य प्रदेश में थे, होलकर मैंने आपको बताया, गायकवाड़, भोंसले महाराष्ट्र में थे, ये सब थे। 3 wars वर फॉट बिटवीन मराठास एंड ब्रिटिश। 1782 में हुई, दूसरी हुई 1803 से 5 तक, और तीसरी हुई 1817 से 19 तक। जो तीसरी वॉर थी वो डिसिसिव वॉर थी। आफ्टर दिस पेशवा जो थे वॉज डिस्पोर्ड एंड सेंट टू नॉर्दर्न इंडिया ऑन अ पेंशन। जो पेशवा होते थे उस समय के मराठा के बहुत बड़ी टाइटल होती थी, ठीक है। तो आखिरी वॉर में जब वो हार गए तो उनको पेंशन पे भेज दिया गया नॉर्थ इंडिया में, उनको एक तरीके से कैप्टिव बनाकर। नाउ द कंपनी हैड कंट्रोल ओवर साउथ ऑफ विंध्यास, मतलब कि जो महाराष्ट्र वाला इलाका था। आफ्टर दीज 3 battles विद द मराठास, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल पूरी तरीके से जमा लिया उस एरिया में। क्लेम टू पैरामाउंट सी। अब पैरामाउंट सी क्या है? एज ब्रिटिश वर प्रोवाइडिंग देमसेल्व्स एज द बेस्ट पावर अक्रॉस इंडिया, this enhanced their desire to rule over whole territories as they started direct conquest under Lord Hastings। अब वो क्या चाहते थे? पूरी तरीके से कंट्रोल चाहते थे पूरे इंडिया पे। 1813 से लेकर 23 तक उन्होंने यही किया। They want to secure northwest front as their empire in India. For this, they fought wars with Afghanistan and Punjab and finally won over the territories 1843 and 1849 में। तो देखिए, पहले उन्होंने बंगाल और अवध को क्लियर किया, फिर उन्होंने निज़ाम ऑफ हैदराबाद को, और फिर टीपू सुल्तान के मैसूर को, फिर महाराष्ट्र को कंट्रोल किया। फिर आपने देखा कि उन्होंने कैसे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो पंजाब वाला इलाका है, अफगानिस्तान वाला इलाका है, वो कैप्चर किया। अब ये थी उनकी क्लेम टू पैरामाउंट सी। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या है? ये भी एक तरीके का अग्रीमेंट था, एक तरीके की चाल थी बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, सो दैट दे वर एबल टू यू कैन से दैट गेट द कंट्रोल ओवर द टेरिटरी। अंडर द रेन ऑफ लॉर्ड डलहौजी, जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड डलहौजी, उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई थी जिसे कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। अब इसमें क्या है? According to this policy, the rulers who do not have legal heir could not pass on their property to the adopted son and they would be taken over by the British। अगर किसी राजा की, किसी रूलर की संतान नहीं है, मतलब बायोलॉजिकल संतान नहीं है, आप उसका कोई बेटा नहीं है या बेटी नहीं है, लीगल एक तरीके से, अडॉप्टेड सन नहीं, वो बाय बर्थ से उसका बेटा होना चाहिए। तो अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती है, अगर कोई नेचुरल हेयर नहीं होता है, हेयर मतलब वंशज, सो हिज
टेरिटरी वुड बी कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। ऐसा सतारा में हुआ, सतारा के किंग के साथ, संबलपुर में हुआ, झांसी में 1854 में गंगाधर राव जो कि रानी लक्ष्मीबाई के पति थे, उनका कोई नेचुरल हेयर नहीं था, अडॉप्टेड सन था रानी लक्ष्मीबाई का, तो इसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की मदद से ब्रिटिशर्स ने उसको एक्वायर कर लिया। इन दिस मैप यू कैन सी द 3 प्रोविंसेस स्टेशन अंडर ब्रिटिशर्स। 1773 में वॉरेन हेस्टिंग्स ये बने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड कंट्रोल्ड द गवर्नर्स ऑफ अदर प्रेसिडेंसीज ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे। अब गवर्नर जनरल क्या होता है बंगाल का, गवर्नर क्या होता है, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अभी बस आप ये ध्यान रखिए कि बंगाल में जो गवर्नर बनाए गए थे सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव, फिर बंगाल, बॉम्बे और मद्रास, ये 3 प्रोविंसेस थे जहां बेसिकली ब्रिटिशर्स का कंट्रोल था। तो उन्होंने गवर्नर जनरल की एक पोजीशन बना दी जो कि मद्रास और बॉम्बे उसको रिपोर्ट करेंगे, बस ये समझ लीजिए। सेपरेट सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स वर सेटअप अंडर द सुपरविजन ऑफ अ कलेक्टर। उन्होंने यहाँ पर सिविल कोर्ट्स बनाई, क्रिमिनल कोर्ट्स बनाई, जिससे एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर वो सेटअप करना चाहते थे अपना। न्यू सेट ऑफ लॉज वर कंपाइल्ड बाय मुफ्तीज एंड ब्राह्मण्स फॉर रिलीजियस इंटरप्रिटेशंस। अब देखिए नए लॉज बनाए गए, जो मुफ्तीज थे एक तरीके से इस्लाम से रिलेटेड और ब्राह्मण्स थे जो हिंदुइज्म से रिलेटेड, उन्होंने रिलीजियस इंटरप्रिटेशन दी, कैसे लॉज होने चाहिए कैसे नहीं होने चाहिए, एंड दे मेड देयर लॉज। So this was all about the chapter. I hope that you have enjoyed this lecture, and if you like the content, please like, share and subscribe. Thank you. Jai Hind.